गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम अगेन इन भद्रा आईएएस एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है ये पिछले क्लासेस का सीक्वेंस है जो हमें रेगुलर कंप्लीट करना है असम ज्योग्राफी का। पिछले क्लासों तक हम लोगों ने असम फिजियोग्राफी के ऊपर ध्यान दिया, देखा, कुछ फैक्ट्स जाने, उसके फैक्ट्स आप लोगों ने नोट किए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए, उससे समझिए और उन्हें पोस्ट कर करके अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। और हाँ, पहली बात कि मैप की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा हमारा रिवर सिस्टम ऑफ असम, ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर मेनली। जैसा कि हम सभी जानते हैं, असम इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू वैलीज। दैट टू वैलीज इज मेनली डिवाइडेड बिकॉज ऑफ टू रिवर्स, ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर। ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखती हैं असम के क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, इवन यहाँ के सॉइल स्ट्रक्चर के लिए, प्लस यहाँ की फर्टिलिटी रेट को लेकर। अब हम सभी जान सकते हैं कि अगर सॉइल फर्टिलिटी रेट इस पर निर्भर करता है तो हमारी कितनी ज़्यादा इकोनॉमी इस कंडीशंस पे निर्भर करती है। सो इसीलिए हमें before going to the climate section of Assam, we need to cover the physiography plus the drainage system of Assam, so which is very important. So let's start, let's begin with the first and very mighty river of Assam, that is Brahmaputra drainage system. Now in Brahmaputra drainage system, this is the Brahmaputra drainage system, it is just an introduction. Now Brahmaputra drainage system के बारे में हमें क्या जानना है? ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमें जानना है कि ये ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका डायरेक्शन कैसा है, असम में डायरेक्शन कैसा है, इसका डिस्चार्ज कहाँ होता है, प्लस इसके कई सारे अदर फैक्टर्स जो आपको प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स बिगिन विद ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। नाउ रिमेंबर, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम के ओरिजिन को लेके आपकी कई सारे बुक्स में कई बातें लिखी हुई हैं, बट ये एक ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। क्योंकि ये साइंटिफिक है, एक्सपेरिमेंटल है, जो रोज और कभी ना कभी अपडेट होता रहता है, इस वजह से आपको आज के टाइम के अपडेट एनसीईआरटी में अपडेट या किसी पुरानी बुक में अपडेट में काफ़ी अंतर मिल सकता है। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें जो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन दिया गया है उसे चुमायोंगडुंग दिया हुआ है जो कि तिब्बत में है, करेक्ट। लेकिन वो अब आप नहीं लिख सकते क्योंकि उससे भी ज़्यादा हमें अपडेट पता चला है कि ब्रह्मपुत्र का जो आपका ओरिजिन है वो आंगसी ग्लेशियर से है। आंगसी ग्लेशियर मानसरोवर के पास में तकरीबन 5000 फीट की हाइट में, यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिन होता है। यस, आंगसी ग्लेशियर इज द ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत नियर बाय मानसरोवर लेक। ऑलराइट, अब ये रिवर वहां से जब चलना शुरू करती है तो इसका डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट। इट मींस फ्रॉम तिब्बत इट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट चाइना। ऑलराइट, सो वेस्ट टू ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। बट चाइना में इस ब्रह्मपुत्र रिवर को ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं कहा जाता है, चाइना में इस रिवर को सांगपो के नाम से बुलाया जाता है। सो सांगपो रिवर एक वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इन चाइना। अब इस पानी का, इस नदी का बहाव इतना ज़्यादा गहरा होता है, इतना ज़्यादा तेज होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से चाइना और तिब्बत के माउंटेन्स में डीप कट्स का निर्माण होता है जिसे हम ज्योग्राफी में गॉर्जेस कहते हैं, GORGES। इन गॉर्जेस का बहुत तेजी से निर्माण करती हुई जाती है हमारी ब्रह्मपुत्र यानी सांगपो रिवर इन चाइना। इस डीप कटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स जो टूट के बिखर जाते हैं, डेब्रिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो नदी के बहाव के साथ नीचे आते रहते हैं। प्लस जैसे जैसे ये हमारे इंडिया की तरफ बढ़ती है तो चाइना में फर्दर ईस्ट की तरफ जाने से पहले एक माउंटेन आता है जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर में है, जिसे हम कहते हैं नमचा बरवा पीक। Namcha Barwa Peak is a kind of extension in China of Nangquan Tangla mountain range. All right, Nangquan Tangla.
आप इस वीडियो को पॉज करके अपने एटलस ऑक्सफोर्ड एक्सप्रेस को खोलिए, उसमें चाइना के माउंटेन यानी फिजिकल मैप को देखिए। आपको नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के पास आपको ये नैंग टांगला माउंटेन रेंज मिल जाएगा। अब ये नैंग टांगला माउंटेन रेंज का एक एक्सटेंशन है जो हमें देखने को मिलता है आपके अरुणाचल और चाइना के बॉर्डर में। अब यहाँ पे हमें कई सारे माउंटेन्स हैं जिस पर इसमें एक नमचा बरुआ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस लिए? क्योंकि इस पीक के रहने की वजह से सांगपो रिवर इससे टकराती है और डायरेक्ट यू टर्न लेती है एंड इट इज बाउंड टू एंटर इन इंडिया, राइट? इट इज बाउंड टू एंटर इन इंडिया आफ्टर टेकिंग यू टर्न। जब ये यू टर्न लेके इंडिया में एंटर करती है तो वो अरुणाचल में एंटर कर जाती है। ऑलराइट, जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका दिखाया गया है ये वाला जो रीजन है आपका, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। I'll show you here. ये नॉर्दर्न साइड से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है और ये ऐसे करके यहाँ पे एंटर हो जाती है, देख रहे हैं? तो नमचा बरुआ पीक ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे अवेलेबल है, नमचा बरुआ। ऑलराइट, नमचा बरुआ पीक इस रीजन में अवेलेबल है। अब इसी के बाद क्या है, रिवर इससे टकरा के क्या हो जाती है, यू टर्न लेके अरुणाचल में एंटर कर जाती है। तो जो चाइना में इसे कहा जाता है वो कहा जाता है सांगपो। सांगपो रिवर, ऑलराइट। और हमारे अरुणाचल में इसे कहा जाता है सियाम। पार्डन नहीं अगर आपको ये मैप क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, बट एटलीस्ट कलर विजिबल होगा। आप देख ही सक रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र यहाँ से होता हुआ असम में एंटर कर रहा है और असम से होता हुआ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से वो सीधा जाता है आपके एंड धुबरी तक, और धुबरी के बाद वो मिल जाता है कहाँ, बांग्लादेश। ऑलराइट, सो असम में इसको कहा क्या कहते हैं वो हम सभी जानते हैं, ब्रह्मपुत्र, राइट? और ब्रह्मपुत्र के बाद जब ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो इसे कहा जाता है जमुना। ऑलराइट, प्रीवियसली आपके एपीएससी के एग्जाम्स जो हुए थे उनमें एक मेंस में एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग डिफाइनिंग द फोर नेम्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। सो दीज आर द फोर नेम्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर: सांगपो इन चाइना, सियांग इन अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र इन असम एंड जमुना इन बांग्लादेश। ना यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रीम दिख रही होगी, इसे पद्मा रिवर कहा जाता है। इसे कहा जाता है क्या? पद्मा रिवर, क्योंकि ये पद्मा रिवर ही इंडिया में क्या कहलाती है, गंगा। राइट, पद्मा रिवर को इंडिया में क्या कहते हैं, गंगा। अब गंगा से जब बांग्लादेश में एंटर कर रही है तो आपको बन जाती है पद्मा। When these two gigantic rivers of India, one is the longest river of India and one is the almost fifth large water discharge river in the world, that is Brahmaputra, joining at the point in Bangladesh from where your Meghna starts. यहाँ से ही आपका क्या होता है, मेघना शुरू होती है। अब ये दोनों रिवर मिलने के बाद ही दुनिया के सबसे बड़े डेल्टास को फॉर्म करते हैं, यानी कौन से, सुंदरबन डेल्टास, दी सुंदरबन डेल्टा। ऑलराइट, सो पद्मा, मेघना, जमुना एंड गंगा, ये कॉम्बिनेशन आप जरा याद रखिएगा। ऑलराइट, सो फोर नेम्स ऑफ ब्रह्मपुत्र आर दैट। नाउ आपको नोट्स बनाने के लिए मैंने स्लाइड बना रखी है, आप स्लाइड्स इजीली देख सकते हैं और स्लाइड से आप काफी सारे फैक्ट्स सीख सकते हैं। ऑलराइट, और ये है ब्रह्मपुत्र रीजन का आपको कंडीशन। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ और दिलचस्प बात। ब्रह्मपुत्र जब हमारे असम में या पूरे इंडिया में एंटर करती है, वहां से लेके जब तक वो इंडिया में रहती है ऑलमोस्ट 916 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। 916 मतलब 916 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी यहाँ से कहाँ तक, आपके धुबरी डिस्ट्रिक्ट तक, अरुणाचल के बॉर्डर से कहाँ तक, धुबरी डिस्ट्रिक्ट तक। अब ये जो आपके 916 किलोमीटर्स ये कवर करती है, इसमें ये काफ़ी एरियाज को अपने कैचमेंट एरिया में लेती है, यानी काफ़ी एरियाज को अपने बहाव में कवर करती है। अब धीरे धीरे जैसे कि ब्रह्मपुत्र ने असम में एंटर किया, तो इस वजह से भी असम वैली जो था
वो एक फ्लैट प्लेन लैंड बनने की कगार में आ गया, क्योंकि बहुत सारे माउंटेनियस जो डेब्रिस मैंने आपको शुरू में बताया, वो जो गॉर्जेस कटने की वजह से आते थे, वो सारे एक प्लेन रीजन में आते ही एकदम फैल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक फ्लैट सरफेस तैयार कर देते थे। तो दो माउंटेन रेंजेस के बीच में, यानी हिमालयन रेंज इन द नॉर्थ एंड द ईस्टर्न हिल्स इन ईस्ट, इन दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच में आपकी जो वैली थी, जो एक डीप कट वैली थी, उसमें धीरे धीरे सेडिमेंट डिपॉजिट होते गए और एक नए प्लेन का निर्माण हो गया। कहाँ? एज असम। ऑलराइट, तो यही एक पूरी ओवरऑल एक कहानी है किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। अब ब्रह्मपुत्र रिवर के कुछ फैक्ट्स देखिए। ब्रह्मपुत्र रिवर मेनली आपका क्या है, जो कवर करता है फ्लड एरिया, सबसे ज्यादा फ्लड आप असम में यही कर रही है रिवर, राइट। तो इसका ऑलमोस्ट जो कवरिंग एरिया है, फ्लड कवरिंग एरिया है, वो है 31,500 स्क्वायर किलोमीटर इन असम। ऑलराइट, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये डाटा हमारे राष्ट्रीय बारा आयोग द्वारा दिया गया। ये डाटा हमें किसने दिया? राष्ट्रीय बारा आयोग ने दिया गया, which is almost cover 40% land of Assam। मतलब 40% है आपके किसके? असम का टोटल एरिया का। ऑलराइट, असम के टोटल एरिया का हमें कितना मिलता है? 40% किस में कवर हो जाता है? फ्लड कंडीशंस की वजह से। ऑलराइट, मैंने मार्क कर दिया इंपॉर्टेंट एरियाज, जरा ध्यान से देख लेना। दूसरी बात है, इस हमारे ड्रेनेज सिस्टम, पूरे असम ड्रेनेज सिस्टम जो मैंने आपको बताया, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम है और दूसरा जो बराक ड्रेनेज सिस्टम है। और बराक ड्रेनेज सिस्टम को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? बराक ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है? बराक ड्रेनेज सिस्टम। थोड़ा सा मिजोरम से ऊपर उठते हुए इस तरफ हमें क्या मिल जाता है? बराक ड्रेनेज सिस्टम। ये सारा का सारा क्या है? बराक। ऑलराइट, ये बराक ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं इन सब के बारे में डीपली जानना। मैंने असम में आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताया थोड़ा सा, अब धीरे धीरे इसकी और डिटेलिंग करते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। हमें सॉइल किस तरह से मिलता है, किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें, सॉइल कंडीशंस या एग्रीकल्चर कंडीशंस के लिए, या कैचमेंट एरिया कितना होता है, फैक्चुअल नॉलेज हमें काफ़ी ज़्यादा लेना है, ताकि हम लोग प्रीलिम्स के लिए अच्छे से रेडी हो सकें और मेंस के लिए। ऑलराइट, सो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम जरा ध्यान से देखें। ये तो था इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पे देखते हैं ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम की क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। बेसिकली फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ जान लेना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो हमारे हिमालय माउंटेन से भी पुरानी है। हिमालय माउंटेन से भी पुरानी है, इसका मतलब है जब ये एग्जिस्ट करती थी हिमालय से पहले, इसका मूवमेंट डायरेक्टली वेस्ट से ईस्ट हो जाता था, यानी सांको। ऑलराइट, जो कि सांको रिवर थी। अब उस वक्त इसका सिग्निफिकेंस उस लैंड में अलग था और हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जैसे ही आपके हिमालयन माउंटेन्स इमर्ज हुए, इस रिवर ने यू टर्न लिया और हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में एंटर करना शुरू किया। जब ये एंटर हुई तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट्स में इसने कवर किया। पहला स्टेट आपका अरुणाचल है और दूसरा स्टेट खुद असम है। अब इंडिया में असम और अरुणाचल में इसका डायरेक्शन बदल गया, क्योंकि रिवर ने यू टर्न ले लिया। इंडिया में ब्रह्मपुत्र का डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। रिमेंबर, ईस्ट टू वेस्ट। कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्शन को लेके। ऑलराइट, सो विद इन इंडिया जो मैंने आपको 916 किलोमीटर कवरिंग बताया इंडिया के बाउंड्री में, वो डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। चाइना में डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर ना? अब धीरे धीरे हमारे जैसे जैसे ब्रह्मपुत्र ने नॉर्थ ईस्ट में एंट्री शुरू की, तो हमारे वैली एरियाज में काफी ज्यादा मॉइस्चर आना शुरू हुआ, काफी ज्यादा मॉइस्चर भरना शुरू हुआ, काफी ज्यादा सॉइल डिपॉजिट होना शुरू हुआ। यानी एक लैंड बन गया जहाँ पे एक लाइफ अच्छे से पनप सके। हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है वो इसी वजह से हमारे असम में काफी ज्यादा है। ब्रह्मपुत्र का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है असम के क्लाइमेट फॉर्म को फॉर्म करने का, और इसी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी
बहुत ज़्यादा पनपती है। और ख़ासकर हमारे फिजियोग्राफी का बहुत बड़ा थैंक्स है, क्योंकि हमारे असम के ऊपर साइड में, ईस्ट में, साउथ में और वेस्ट में इतने ज़्यादा माउंटेन रेंजेस हैं कि ये हमारी हवाओं को एक सफिशिएंट मॉइस्चराइज होने के वक्त देती है, जिसकी वजह से असम में कन्वेक्शनल रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑलराइट, कन्वेक्शनल रेनफॉल याद रखिएगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल असम में काफ़ी ज़्यादा होती है, खासकर अप्रैल और मई के दौरान। अब अप्रैल और मई के दौरान हमारे नॉर्थ असम में काफ़ी ज़्यादा कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी रहती है और बायोडाइवर्सिटी अच्छी तरह फ्लरिश करती है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हमारे ये क्या देखना है कि ओवरऑल जो हमारा असम वैली है, यानी असम का, यानी जो ब्रह्मपुत्र वैली है, असम का जो ब्रह्मपुत्र वैली है वो टोटल जिसका लेंथ है, विड्थ है, वो है 80 किलोमीटर्स। समवेयर यू विल फाइंड 100 किलोमीटर्स आल्सो। ऑलराइट, 80 किलोमीटर्स मतलब क्या समझे, ओवरऑल विड्थ, ओके, द होल ब्रह्मपुत्र वैली, नॉट द रिवर विड्थ, इट्स अ होल ब्रह्मपुत्र वैली। कितना मिलता है आपको, 80 to 100 किलोमीटर्स तक का आपको विड्थ मिल जाता है। यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया है दैट हमारा जो ब्रह्मपुत्र है उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है, अंगसी ग्लेशियर से हो रहा है, और नियर बाय मानसरोवर। मानसरोवर कहाँ, किसके पास है, नियर बाय कैलाश, कैलाश रेंज। और कैलाश रेंज याद रखिएगा, कैलाश रेंज क्या है, कैलाश रेंज एक ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है जो कि तिब्बत में है। ऑलराइट, ट्रांस हिमालय है जो कि कहाँ है, तिब्बत में है ना। इन अरुणाचल प्रदेश से में एंटर करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये बहुत डीप कट्स करती है और जिसकी वजह से काफी ज्यादा इरोजन अपने साथ ये लेके आती है, और लेके आके वो कहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, असम में, क्योंकि अरुणाचल तो माउंटेनियस एरिया है। सो इट ऑल सेडिमेंट डिपोजिशन हैपेंस इन असम वैली। ठीक है ना। ये अंत में जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहता है धुबरी डिस्ट्रिक्ट। अब नेक्स्ट फैक्ट अबाउट ब्रह्मपुत्र, इसकी जो टोटल लेंथ है, जहाँ से ऑरिजिन होती है और जहाँ पे डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज जो है वो है उसका बांग्लादेश। बांग्लादेश मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया, बांग्लादेश में जब पद्मा के साथ ये मिल जाती है तो मेघना का रूप लेती है, और मेघना बनने के बाद सीधा ये बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज हो जाती है। और बे ऑफ बंगाल में हमने देखा कि आपके पास डेल्टास, रिवर डेल्टास बनते हैं, राइट, जिसको हमने सुंदरबन का नाम दिया है। तो ये रिवर का डिस्चार्ज कहाँ होता है, इन बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल। सो दिस एंटायर लेंथ इज मोर देन 3000 किलोमीटर, to be very exact, specific 3080 kilometers. All right, so you guys can write it. Now this is the overall in India's flow, 916 किलोमीटर लेंथ है इसका। ठीक है, 916 किलोमीटर लेंथ है इसका। अब स्पेशली जब हम बात करते हैं इसके कैचमेंट एरियाज की, तो ब्रह्मपुत्र का जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो है 2,93,000 स्क्वायर किलोमीटर। असम में ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है, ठीक है, हमारे पास जो तिब्बत में ये कवर कर रहा है, इन तिब्बत इसका जो ओवरऑल कवरेज है वो है 2,93,000 स्क्वायर किलोमीटर। ऑलराइट, याद रखिएगा ये सभी डाटा हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ असम से हैं, तो आपको पता चल जाएगा, व्हिच इज क्वाइट, गलत भी हो तो भी उनकी गलती, आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट, सो इंडिया में और भूटान में ऑलमोस्ट 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये क्या करता है, कवर करता है। देखिए, सोचेंगे कि ब्रह्मपुत्र भूटान में कैसे, देखिए इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रह्मपुत्र फ्लोइंग इनटू भूटान, नो। इसका मतलब ये है दैट ब्रह्मपुत्र जो है उसका कैचमेंट एरिया कितना है। अब देखिए, मानस एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि आपके साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में है। मानस एक ऐसा नेशनल पार्क है जो दोनों कंट्रीज के बीच में आता है, यानी भूटान में भी मानस का हिस्सा है और इंडिया में भी मानस का हिस्सा है, जो कि थोड़ा प्लेन है। अब इसकी वजह से, ये प्लेन किस वजह से हुआ है, ब्रह्मपुत्र की वजह से। तो इसीलिए हमने क्या कहा, ये ब्रह्मपुत्र का एक कैचमेंट रीजन है।
और कैचमेंट रीजन इसीलिए यहाँ पे मैंने भूटान को ऐड किया है। ऑलराइट, सो इंडिया एंड भूटान को मिला के आपको कितना मिलता है 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया किसका, ब्रह्मपुत्र डिस्चार्ज, प्लस बांग्लादेश में 47,000 स्क्वायर किलोमीटर। बांग्लादेश में आपको टोटल कितना मिल रहा है 47,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये आप डाटा याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में नहीं, आपको सबसे ज्यादा मेंस में हेल्प करेंगे। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा सो दैट आपको समझ में आ जाए। अब जो वेथ है ओवरऑल आपकी ब्रह्मपुत्र की हार्डली 5 से 7 किलोमीटर तक की होती है। किसी किसी एरियाज में आपको मोस्टली आपको एवरेज जो मिलती है हमारे ब्रह्मपुत्र की वेथ वो 5 किलोमीटर तक की मिलती है। जैसे बोगीबिल वगैरह ब्रिज आपने देखा ही है, राइट। सो 5.46 किलोमीटर तक की हमको क्या मिलती है ब्रह्मपुत्र की ओवरऑल ब्रह्मपुत्र वैली में विड्थ मिल जाती है। अब आपसे एक सवाल पूछ के मैं ये एंड में जवाब दूंगा, पूछ लेता हूं, आप इसका जवाब सोच के रखिएगा। ब्रह्मपुत्र का वाटर डिस्चार्ज, ब्रह्मपुत्र का वाटर डिस्चार्ज सबसे ज्यादा कहां होता है, मैक्सिमम? मैक्सिमम वाटर डिस्चार्ज ब्रह्मपुत्र का इंडिया में मतलब गुवाहाटी में कहां होता है? ऑलराइट, ये जवाब आप भी बताइएगा मुझे और मैं इसका जवाब एंड ऑफ द वीडियो में जरूर दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन फ्लो है ये आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए काम आएगा। धुबरी कोबो रीजन ऑफ असम से शुरू होती है और ब्रह्मपुत्र कोबो रीजन ऑफ असम से शुरू होती है और धुबरी रीजन में क्या होती है, इट इज द एंड, नॉट ब्रह्मपुत्र's एंड, असम's एंड। असम के बाद इस धुबरी रीजन के बाद वो बांग्लादेश में एंटर होगी। नाउ टोटल ड्रेनेज एरिया लाइंग इन इंडिया जो कि आपके पास है कितना, जो हमारे पास ओवरऑल इंडिया में टोटल ड्रेनेज एरिया है उसका ये कितना हिस्सा शेयर करती है 19,04,413 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इतना बड़ा एरिया है कि हमारे पूरे इंडिया का कम से कम 5.9% ऑफ लैंड कवर करता है। इतना बड़ा एरिया है कि वो हमारे इंडिया का टोटल कितना ले रहा है 5.9% लैंड एरिया कवर कर रहा है, यानी वो इंगेज्ड है किससे, सिर्फ ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम की वजह से। अब जो हमारे पास, क्योंकि ब्रह्मपुत्र मैंने आपको कहा बहुत ज्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही है, कहां से लेके आ रही है आपके हिमालय से, माउंटेन से, और वो सबके सब कहां पे डिपॉजिट हो रहे हैं ब्रह्मपुत्र वैली में। अब ब्रह्मपुत्र वैली में इतना ज्यादा डिपॉजिशन होने की वजह से, फ्लड्स होने की वजह से, नए नए सॉइल डिपॉजिट होने की वजह से, तो कभी बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के आपको सॉइल डिपॉजिशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि मिनरल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। तो मेनली हमारे पास जो सॉइल टाइप हमें मिलता है यहाँ पे मेनली रेड लोमी सॉइल, यानी रेड सॉइल भी आप कह सकते हो, इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम। उसके बाद मेन जो है आपके पास एलुवियल सॉइल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बाद ये मेन सॉइल रीजंस हैं जो सबसे ज्यादा डिपॉजिट होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको हिंट दे दिया था, ब्रह्मपुत्र डिपॉजिशन से मैक्सिमम आपको एलुवियल सॉइल डिपॉजिशन मिलते हैं ब्रह्मपुत्र वैली में, जबकि ये भी कुछ अलग तरह के प्रकार के सॉइल हैं जो अलग अलग रीजंस में पाए जा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग छोटे छोटे रीजंस में अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द लैंडफॉर्म some other types of soil you may get that is sandy। अब जो close to the river bank होगा वो तो sandy ही होगा, so sandy soils वगैरह भी आपको मिलते हैं, loamy soils वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, day soils भी अगर आपको मिल जाते हैं, और most importantly laterite soil भी एक तरह का deposition आपको देखने को मिलता है। laterite soil, remember laterite soil को हम leaching soil भी कहते हैं, ये बहुत जल्दी बह जाता है, इसकी फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा कम होती है एलुवियल से। अब इन सभी सॉइल्स पैटर्न में आपको सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट किसमें अवेलेबल मिलता है, एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल को ही हम टेक्निकली ज्योग्राफी में पढ़ते हैं फेल्यूवियल डिपॉजिशन, फेल्यूवियल डिपॉजिशन, फेल्यूवियल डिपॉजिशन, ऑलराइट। सो फेल्यूवियल डिपॉजिशन इज कॉल्ड एलुवियल डिपॉजिशन। ब्रह्मपुत्र, यानी आप कभी भी याद रखें, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ,
ऐसा समझ लीजिए कोई भी नदी जो आपके हिमालय से आ रही है, कोई भी नदी जो आपके हिमालय से आ रही है वो एलुवियल सॉइल ही डिपॉजिट करेगी। क्लियर? कोई भी नदी जो पेनिनसुला चल रही है उसका जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये फैक्ट याद रखिएगा, याद रखने में आसानी होगी। कोई भी नदी जो हिमालय से आ रही है वो अपना डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ सॉइल, एलुवियल सॉइल के फॉर्म में ही करेगी। ठीक है, अब तो कोई याद रखने की प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे आपको कोई भी बस इतना ही याद रखना है कि कौन सी नदी हिमालय से आ रही है, राइट, इंडिया। तो अब ये तो ब्रह्मपुत्र खुद हिमालय से आ रही है, तो एलुवियल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सॉइल डिपोजिशन ये रहा। अब इसका नोट बना लीजिए, ऑलराइट, तो प्लिंथ में आपका काम आ जाएगा। अब इसके बाद जो हम लोग को समझना होता है कि हमारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। देखिए, ब्रह्मपुत्र इतनी जाइगेंटिक, इतनी बड़ी रिवर है कि हमारे आसपास के जो भी स्टेट्स हैं वो सभी स्टेट्स भी हिली रीजन्स हैं। अब इतने हिली रीजन्स होने की वजह से वो एक तरह का वाटरशेड का काम करते हैं, जो हमने फिजियोग्राफी की क्लास में पढ़ा था। वाटरशेड का काम करने का मतलब है कि वो अपने आप में वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लो करवाती हैं। किस तरफ? असम वैली की तरफ। अब अरुणाचल से भी कई सारे रिवर्स आएंगी, अब और भी आपके रीजन से कई सारे रिवर आएंगी, जैसे नागालैंड से रिवर्स आएंगी, राइट, अरुणाचल के ईस्ट पार्ट से रिवर्स आएंगी, इवन मणिपुर से रिवर्स आएंगी, मिजोरम से आने की कोशिश करेंगी। साउथ में हमारे पास मेघालय है, मेघालय एक प्लेटू है, सो प्लेन एरिया से ऊपर है, ऑब्वियसली वहां से भी पानी नीचे की तरफ बहेगा। सो ब्रह्मपुत्र हैज वेरियस ट्रिब्यूटरीज, मेजर एंड माइनर ट्रिब्यूटरीज। आपको माइनर ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखने हैं, कहां पे फ्लो कर रहे हैं, दैट्स इट, ऑलराइट। और मेजर ट्रिब्यूटरीज के जरा डायरेक्शंस को जरा ध्यान से देखना है, वो कितने स्टेट्स को कवर कर रहे हैं। बट उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो स्पेशल ट्रिब्यूटरीज हैं जो ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ साइड से उसको ज्वाइन कर रही हैं और जो ईस्ट या साउथ साइड से उसको ज्वाइन कर रही हैं, दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। देखिए, यहाँ पे मैं अंतर समझाने के लिए इस स्लाइड को समझाने से पहले एक बात आपको समझा देता हूँ। आपको ये समझना होगा कि पानी का काइनेटिक फोर्स कितना ज्यादा हो। जितनी ज्यादा हाइट एक लैंड फॉर्म की होगी, उस पानी या रिवर की काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी काफी ज्यादा होगी। अब ऑब्वियसली जिसकी काइनेटिक फोर्स ज्यादा होगी, उस काइनेटिक फोर्स वाले एरिया की पोटेंशियल फोर्स काफी ज्यादा होगी, यानी जब वो किसी से टकराएगा तो काफी ज्यादा इंपैक्ट करेगा, इरोजन करने की कोशिश करेगा, राइट। सो अब नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज मोस्टली आती हैं कहां से? अरुणाचल से। अब आप ही कंपेयर करके देखिए, अरुणाचल में आपके पास डफला रेंज है, मिशिमी रेंज है, मीरी रेंज है, अबोर हिल्स है। अब इन सभी रीजन से इतने बड़े बड़े माउंटेन्स जो कि हिमालय का पार्ट है, वहां से रिवर्स आ रही हैं, इनकी काइनेटिक फोर्स ज्यादा होगी, या जो वो रिवर्स जो नागालैंड से आ रही हैं या मणिपुर से आ रही हैं, उनकी काइनेटिक फोर्स ज्यादा होगी। टेक्निकली अरुणाचल से आने वाली रिवर्स की फोर्स ज्यादा होगी, इसकी वजह से पोटेंशियल फोर्स ज्यादा होगी। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द इंडिया की जो हमारे डैम्स हैं वो हिमालयन रीजन्स में बनते हैं, क्योंकि हमें टरबाइन को घुमाना रहता है और इसकी वजह से हमें काफी ज्यादा काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, और ये फॉर्म हमें हिमालयन रिवर्स में देखने को मिलती है, क्योंकि उनके एरियाज कम और डीप कट्स, डेप्थ बहुत ज्यादा होते हैं, वॉल्यूम ज्यादा होता है, प्लस फोर्स ज्यादा होती है। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी हमें समझनी है, हमारे पास नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज हैं असम ब्रह्मपुत्र की, और साउदर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, ऑलराइट। अब आप इसे किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एज ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, या क्वेश्चन हो सकता है कि ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, करेक्ट। सो इसी हिसाब से हम लोग को पढ़ना है। पहले हम इन राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ा सा उनके टेक्निकलिटीज के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हो, नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। किस तरह का? जैसे यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही डीप स्टीप स्लोप्स बनाती हैं। ये नदियां जो नॉर्थ बैंक से आ रही हैं,
यानी नॉर्थ पार्ट से आ रही है, यानी जो अरुणाचल से आ रही है, रिमेंबर अरुणाचल से आ रही है और भूटान से आ रही है, ये बहुत ज्यादा क्या बनाती है, स्टीप स्लोप्स, मतलब ये माउंटेन्स काफी ज्यादा हाइट में है, इसीलिए स्टीप स्लोप्स बनेंगे। ऑलराइट, और शैलो बेडेड चैनल्स, मतलब पतले और छोटे बेड चैनल्स के फॉर्म में, क्योंकि माउंटेन्स अभी न्यू है और अभी इरोजन हो रहे हैं, राइट। अब ये सब कहाँ फ्लो करते हैं, हिल्स, फुट हिल्स में और आउटफॉल। ऑलराइट, ये तो थी पहली प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, स्टीप एंड स्लोप्स बनाते हैं नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज मोस्टली, कहाँ, अरुणाचल से जो आने वाली रिवर्स हैं। तो इसका इंपैक्ट आप लखीमपुर, सुनीतपुर, उदालगुड़ी, ये सब पे जरा ध्यान से सोच के रखिए। ये बहुत सारे बोल्डर्स लेके आती है। बोल्डर्स क्या होते हैं, अब ये कोई एक बड़ा रॉक है, मतलब कोई एक बड़ा माउंटेन था, माउंटेन से उसने क्या है, बड़े बड़े रॉक्स तोड़ के साथ में ले आया, तो इसे आप क्या बोलेंगे, बोल्डर्स, ठीक है। अब बुलडोजर बोलते हैं हम, तो बोल्डर्स को उठाने के लिए बुलडोजर होता है। अब नेक्स्ट है आपके पेबल एंड कोर्स सैंडी बेड्स एंड कैरी हैवी सिल्ट चार्ज, यानी सिल्ट क्या है, सिल्ट वो वेरी फाइन चॉप्ड, वेरी फाइनली चॉप्ड स्मॉल सेडिमेंटल डिपॉजिशंस होते हैं, जो आप जब कभी आप रिवर बेड पे हाथ डालोगे, ऐसे उठा के देखिए, बहुत डस्ट की तरह होता है, वो बहुत फाइन रिफाइंड चॉप्ड एरियाज होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो बहुत बोल्डर्स टूट टूट के वो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्ट। यानी नॉर्दर्न बैंक ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र गिव्स सो मच ऑफ सिल्ट डिपॉजिशन। अगर आप देखिए, आप ये सब चीजों को क्लियर करेंगे तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, खासकर फ्लड मैनेजमेंट को लेके। कैसे, क्योंकि फ्लड मैनेजमेंट क्या है कि फ्लड से कैसे हम जान मान की, प्रॉपर्टी की, इन सब चीजों की रक्षा कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो हमें उससे पहले उसके प्रॉब्लम के बारे में जान लेना होता है। रिवर में जितना ज्यादा सिल्ट डिपॉजिशन होगा, उतना ज्यादा असम में फ्लड कंडीशंस बढ़ेंगे। हम लोग इस कंडीशन को डिजास्टर मैनेजमेंट में जरूर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा होल्ड पे रहिए, बट मैं हिंट आपको दे देता हूँ, जितना ज्यादा सिल्ट डिपॉजिशन होता है उतना ज्यादा फ्लड प्रॉन कंडीशंस डेवलप होते हैं। जितना ज्यादा फ्लड प्रॉन कंडीशन डेवलप होगा, आपके खेतों में, आपकी इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट आएगा। प्लस वो तो छोड़िए, जान मान की भी हानि हो जाती है, लाइफ लॉस भी होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता है, कई सारी चीजें होती हैं। असम में अगर आप नॉर्थ असम जाएंगे, काजीरंगा, स्पेशली दिस टाइम monsoon time, you will see the entire park has been flooded fully, and the animals are walking on the roads where the people are, like, driving their vehicles. Now it is quite risky for the biodiversity also. Now silt deposition से ये सब चीजें होती हैं। एक normal silt होता है तो अलग अंतर होता है, right? So generally have flashy floods, जैसा कि मैंने आपको कहा, इन नॉर्दर्न बैंक ट्रिब्यूटरीज की वजह से हमारे इंडिया में या हमारे ब्रह्मपुत्र में फ्लड्स हो सकते हैं, हो जाते हैं। साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि ये कम से कम, ये इसके मुकाबले, नॉर्दर्न बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र के मुकाबले आपके साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज दे आर मच फ्लैटेंड, यानी जितना ज्यादा रिवर फ्लैट हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी उतना ज्यादा कम सिल्ट डिपॉजिशन या इरोजन करेगा। ऑलराइट, सो ये मोस्टली क्या है, डीप मीएंडर्स, ये मोस्टली क्या करेंगे, जितनी स्पीड स्लो हो जाती है, रिवर्स अपने आप में मीएंडर्स को फॉर्म करना शुरू कर देता है। ऑलराइट, सो साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज की खासियत क्या है, वो रिवर्स मोस्टली मीएंडर्स को फॉर्म बना रही है, मीएंडर्स बना रहे हैं। और दूसरा आपको क्या मिल रहा है, हैव कंपैरेटिवली लो सिल्ट चार्ज, मतलब नॉर्दर्न रिवर्स जो आपके ब्रह्मपुत्र को टच कर रही थी, वो रिवर्स काफी ज्यादा सिल्ट डिपॉजिशन ड्रैग कर रही है, कहाँ, ब्रह्मपुत्र में। लेकिन साउदर्न ट्रिब्यूटरीज का ऐसा कुछ नहीं है, वो इतने ज्यादा सिल्ट डिपॉजिशन नहीं कर सकते। अब आप ही दिमाग लगाइए कि हम असम के फ्लड को कैसे कंट्रोल करें। ऑलराइट, सिल्ट के लिए मैंने आपको एक चीज बता दी, एक सवाल मैंने पहले भी पूछा था, उसको जरा आप लोग जरा सोचते रहिए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, इसी में हम लोग थोड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम का ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। ये आपका भारत, आपके असम का मैप है। ऑलराइट, असम के मैप में आपको यहाँ पे इसके ऊपर जो दिख रहा है ये अरुणाचल है, अरुणाचल से ऊपर जो आपको दिख रहा है ये है चाइना। ऑलराइट, ये आपका चाइना है।
अब देखिए आपकी जो सांको रिवर है, सांको रिवर ऐसे आ रही है और सांको रिवर यहाँ से, मैंने आपको क्या कहा, नामचा बरवा पीक, यहाँ पे रहना जरूरी है, मैप बना के आपको समझना है। नामचा बरवा पीक से यू टर्न लेती हुई इंडिया में एंटर कर जाती है। अब जब इंडिया में एंटर कर रही है तो इसका नाम क्या है, सियांग रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहा जाता है, सियांग रिवर इन अरुणाचल। और जैसे ही वो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है तो तिनसुकिया से उसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर। बहुत सारी लोकल धारणाएं इस पर्टिकुलर रीजन में, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत सारी लोकल थिंकिंग इस पर्टिकुलर रीजन में ये भी है कि ब्रह्मपुत्र बनती तब है जब लोहित रिवर म्यांमार से अरुणाचल में एंटर करके और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में कहां पे मिलती है, आपके तिनसुकिया में ब्रह्मपुत्र को, तब जाके ब्रह्मपुत्र फॉर्म होता है। ऑलराइट, बट ज्योग्राफिकली सियांग इज अ ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी। ऑलराइट, ये आप याद रखिएगा एक नोट बना के। सियांग रिवर ने ब्रह्मपुत्र का रूप लिया और ब्रह्मपुत्र बहती हुई आपकी देखिए, दिस इज द लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, दैट इज धुबरी, और यहां से फिर वो चली गई कहां पे, बांग्लादेश में। दिस इज कॉल्ड जमुना। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। हमारे पास बहुत अलग अलग तरह की ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि मैं आपको पहले एक ट्रिब्यूटरीज, आप लोग ट्रिब्यूटरीज के नाम नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ये डायग्राम को दोबारा से वापस देखते हैं। इस ट्रिब्यूटरीज में आपको सबसे पहले देखने को मिलती है, पहले आप देख लीजिए नॉर्दर्न बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, सो पहला है आपका सुबनसिरी। पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सुबनसिरी। दूसरी रोंगा नदी, तीसरी डिक्रोंग, चौथी बुरोई, बोरगोंग, जिया भरारी, धानसिरी, नॉर्थ धानसिरी। ओके, धानसिरी एक साउथ में भी है। तीसरी पुठीमारी, चौथा मानस, बेकी, आई, संकोश। ये आपकी मेनली क्या है, नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ऑलराइट, इसके नोट आप जरूर बनाएं, इसके नोट्स आप जरूर बनाएं, याद रखिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपके नेक्स्ट आते हैं साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज में ऐसी कौन कौन सी रिवर है। साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखिए आपका है बुरी दिहा, ये दिहिंग है, ठीक है, बुरी दिहिंग, फिर नोआही, फिर देसांग, दिखो, भगदोई, धानसिरी। ये धानसिरी अलग है, ये साउथ वाला है। धानसिरी ये वाली अरुणाचल से आती है, सॉरी नागालैंड से आती है, ठीक है। कापिली, यही ये आपको याद रखना पड़ेगा। कापिली को मैं यहाँ राउंड कर रहा हूँ, क्यों, जरा सोच के रखिए, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। कुल्सी, कृष्णाई ये गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में है, दुधनोई ये भी गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में है, जिंजीरा, ठीक है। And these are the major tributaries of Brahmaputra in the right bank and the left bank. These are the right bank tributaries and these are the left bank tributaries. अब आप अगर कंफ्यूजन ये होता है सर नॉर्थ एंड साउथ, राइट एंड लेफ्ट हम कैसे पता करें। नॉर्थ तो ठीक है, इजी है, लेकिन राइट और लेफ्ट हम कैसे पता करें। देखिए राइट और लेफ्ट अगर किसी रिवर का आपको याद रखना है तो रिवर का डायरेक्शन याद रखिए। हम लोगों ने क्या देखा, ब्रह्मपुत्र का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो यहाँ से इसका राइट हैंड कौन सा होगा, ये वाला होगा, और लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये वाला होगा। सो राइट ये हो जाता है, राइट बैंक ये हो जाएगा, और लेफ्ट बैंक कौन सा हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है किसी भी रिवर के राइट और लेफ्ट बैंक जब बोला जाता है इसमें, तो आपको रिवर का सिर्फ डायरेक्शन देखना है। देखिए गंगा का डायरेक्शन कैसा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो उसका राइट बैंक एक्चुअली में उसका साउथ है और लेफ्ट बैंक एक्चुअली में उसका क्या है, नॉर्थ है। क्लियर। लेकिन ब्रह्मपुत्र के केस में राइट बैंक उसका नॉर्थ है और लेफ्ट बैंक उसका क्या है, साउथ है। ऑलराइट, और गंगा का ऐसा फ्लो है, तो राइट बैंक क्या हुआ, साउथ, राइट, और लेफ्ट बैंक क्या हुआ, नॉर्थ। क्लियर, ये गंगा है। सो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। So these are the major rivers as a tributary of ब्रह्मपुत्र, और इनके नाम आपको जान के रखने हैं। अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया, मैंने यहाँ पे कापिली को सर्कल किया है।
मैंने क्यों किया होगा? देखिए, आप लोग सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, आप लोगों को काफी ज्यादा ये नोट पे ध्यान में रखना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ आपकी करंट अफेयर भी काफी अच्छे चलते हो। आपकी कापिली रिवर हाल ही में कुछ महीने पहले न्यूज में थी, बहुत ज्यादा। अब किस वजह से थी ये जरा सोचिए। इस नदी में एक आर्टिफिशियल डैम बनाया हुआ था। अब ये डैम का पानी बहुत ज्यादा पाइप फटने की वजह से नौगांव तक उसने फ्लड कर दिया था। अब ये थी आपका न्यूज। अब नेपको ने इसके बारे में शिकायत भी दर्ज की थी और इसमें एक और प्रॉब्लम आई थी कि कापिली रिवर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो रही है केमिकल्स की वजह से। अब बताइए, असम में तो केमिकल इंडस्ट्रीज ही नहीं है, यानी प्रॉब्लम क्या है असम में, असम की नदियों में? असम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलीगल माइनिंग्स। इलीगल कोल माइनिंग्स की वजह से कापिली रिवर में काफी ज्यादा केमिकल्स का फ्लो होता था, जो लोकल पीपल, खासकर क्योंकि ये कापिली रिवर दीमा हसाओ से आती है और ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है नियर बाय आपके नौगांव के आसपास। तो कापिली रिवर जिसपे बहुत लाखों फैमिली असम दोनों डिस्ट्रिक्ट की निर्भर है, उनको ये काफी ज्यादा स्ट्रेस मिलता है कापिली रिवर के पोल्यूशन की वजह से। तो ये भी वजह थी आपके न्यूज में रहने की। ऑलराइट, तो एक बार चेक जरूर करिए कि कापिली का, पहले आपको देखिए, आपको कोई भी नदियों का ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसे समझना है, पहले नदियों का ज्योग्राफिकल एरिया देखिए, कौन से स्टेट से निकल रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, कौन सी नदी से जुड़ रही है। दूसरी बात, इसके बाद आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि इससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर तो नहीं है। करंट अफेयर का मतलब कि इस करंट अफेयर में कभी ये न्यूज में क्यों थी, फ्लड की वजह से थी या पोल्यूशन की वजह से थी या बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से थी या बहुत ज्यादा कोई स्पेशल जानवर नजर आया, ये सब जरा देखिए। अब उसका बाद आपका एक रिवर पूरा हो जाता है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई कापिली वाज इन न्यूज। ठीक है, सो ये हुई नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और ये हुई नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड साउदर्न ट्रिब्यूटरीज। अगर दूसरी भाषा में बोले तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। पीछे वाला अब इस मैप को जरा ध्यान से देखिए। इस मैप को जरा ध्यान से देखिए कि ये मैप आपको क्या दिखा रहा है। ये मैप वही दिखा रहा है क्योंकि आपने वो नोट कर लिए होंगे, वो सारे के सारे ट्रिब्यूटरीज आपने नोट अगर कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम उनमें से कुछ रीजंस को, कुछ नदियों को नोट डाउन करते हैं। देखिए, सुबनसिरी ये है, राइट, सुबनसिरी ये है जो कि यहाँ पे आके आपको माजुली के आसपास आके ज्वाइन करती है, राइट, लखीमपुर से होती हुई। दूसरी रिवर आपके पास रंगा नदी है, वो भी कहां से आ रही है, ऑलमोस्ट अरुणाचल एंड असम बॉर्डर से। तीसरी जिया भराली, ये आपको तेजपुर एरिया के आसपास मिलती है, जिया भराली रिवर। अब देखेंगे नदी का बहाव, हमारे ब्रह्मपुत्र का बहाव कैसा है, ऐसा है, दिस इज द मूवमेंट। सो अगर ब्रह्मपुत्र का मूवमेंट ऐसा है तो दिस इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज प्लस नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज, जिया भराली, रंगा नदी, उसके बाद आपका पुठीमारी। अब ये पुठीमारी ऑलमोस्ट देखिए गुवाहाटी से कुछ 1 किलोमीटर दूर है, आई थिंक इन नियर बाय रंगिया एंड नौलबारी डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज पुठीमारी रिवर, अ माइनर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट वी हैव मानस। मानस एक्चुअली कहां से आ रही है, भूटान, यहाँ पे भूटान लिखा हुआ है। और मानस जब भूटान से आ रही है तो नॉर्थ से ज्वाइन करती है किसको, बोंगाईगांव में आपको ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है, बोंगाईगांव एरिया में। ठीक है, फिर आपकी बात आती है, जैसे कोकराझार वाले एरियाज में आपको टिपकाई रिवर नजर आ रहा है। ठीक है, टिपकाई रिवर, फिर मानस रिवर, मानस, पुठीमारी, ऑलराइट, जिया भराली, ऑलराइट, फिर दिस इज रंगा नदी, here we have
सुबनसिरी, ऑलराइट। और यहां पे आपको क्या मिल रहा है, अरुणाचल में जो ब्रह्मपुत्र है सियांग, ये सियांग, क्लियर ना। ये तो थी आपकी नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी और द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज को भी थोड़ा सा इसमें जितना हो सकता है एक्सप्लेन करके देखते हैं। अब आपको साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले आपको मिल जाएगा बुरी दिहांग, बुरी दिहिंग। बुरी दिहिंग ये ऐसे आके आपको मिल रही है कहां, अरुणाचल। अरुणाचल में ही मिलती है, याद रखिए अरुणाचल में मिलती है। अब नेक्स्ट है आपके पास लोहित। दिस इज लोहित, नाम हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द मैप बट आई एम राइटिंग हियर, जस्ट मेंशन रोहित, लोहित। ये लोहित ने आके किसको ज्वाइन किया है, आपके ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसके बाद आपको धानसिरी मिलती है जो कि पेरेंग डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ, नागालैंड का पेरेंग डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ, वोखा डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ, और ये है दूसरा आपका दोयांग। दिस इज द दोयांग रिवर। दोनों एक जगह आके मिलती हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, दोयांग एंड धानसिरी, या भी धानसिरी रिवर, और ये जोरहाट के पास जाके ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, ठीक है। ये हुआ आपका ये दिहिंग, लोहित, दोयांग, धानसिरी, ये नागालैंड से आ रही है। लोहित और दिहिंग ये अरुणाचल से ही आती है, रिमेंबर। अब नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है ये है कापिली। देखो दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है आपके पास, ये है कापिली, कापिली रिवर। अब इसका डायरेक्शन ऐसा है, और ये भी कहां ज्वाइन कर रही है आपको, ऑलमोस्ट नौगांव के आसपास। यस, नौगांव के आसपास आपको कहां ज्वाइन कर रही है, ब्रह्मपुत्र में ज्वाइन कर रही है। नेक्स्ट आपके पास आता है कृष्णा। कृष्णा यहाँ पे मेंशन नहीं है, इट कम्स फ्रॉम मेघालय, ओके, इट कम्स फ्रॉम मेघालय, जो कि कृष्णा आप यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे है, ये आपका कृष्णा एरिया रहेगा, यहाँ पे आपका कृष्णा एरिया रहेगा। कृष्णा, टुपुरा जैसी नदियां इस साउथ वाले रीजन्स में आपको पाई जाती हैं। तो ये आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम का ओवरऑल टेक्निक। इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और समझना है। सॉइल टाइप मैंने आपको बता दिया, होपफुली ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। आपको ये दोबारा रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे लेक्चर्स अच्छे से अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो। मेरे लेक्चर्स में आपको काफी ज्यादा टेक्निकलिटी मिलेगी इन सब चीजों के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक फॉर्म, पोटेंशियल फॉर्म, काफी ज्यादा एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसीलिए आपको वो सब चीजों को क्लियर रखना चाहिए। वो चीज आपको क्लियर रखना है, और जो मैंने आपको पॉइंट स्लाइड्स में बना के दिए हैं उनको काइंडली नोट करिए, ताकि आपको प्रीलिम्स और मेंस में काफी ज्यादा बेनिफिट हो। इसके अलावा हम लोगों को अब जो करना है वो है ब्रह्मपुत्र में एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है। ये आपके सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी एक रिवर में, अब देखिए रिवर डिस्प्यूट इन इंडिया, जैसे कि हम सोचते हैं किसके बारे में, कावेरी रिवर के बारे में, राइट। हमने IWT के बारे में पढ़ा, राइट। IWT क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान, दैट इज अ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंड एंड वाटर, राइट, वाटर के ऊपर है। अब वैसा ही असम में भी रिवर को लेके भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट के बीच में। अब असम में ब्रह्मपुत्र के रिलेटेड हम लोगों ने चाइना का एक क्लेम देखा ही है कि वो डैम बना देंगे, ये सब कर देंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। विद इन असम क्या कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलते हैं इस रिवर में, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जरा ध्यान से बता देता हूँ। इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जो सिविल सर्वेंट को सिविल सर्वेंट बनाती है। बाकी की चीजें तो नॉलेजेबल थी, अब उस नॉलेज को इस्तेमाल करके आपको उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कैसे करना है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो पहले आप इस स्लाइड को एक बार पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, जो भी आप यहाँ पे बैठ के देख रहे होंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर रिवर्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर रिवर्स में सबसे पहला है आपके यहाँ पे डैम्स नहीं बनाने दिए जाते। आपने सुना ही होगा
किसके बारे में? सुबनसिरी प्रोजेक्ट 2019 के ऑलमोस्ट एंड में सैंक्शन हुआ है। एंड में मतलब 4-5 महीने पहले 19 के। ऑलराइट, अब ये सुबनसिरी प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन हुआ है, मतलब पास किया गया है। बट सुबनसिरी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो पीएसयू कंपनी इसे बनाएगी वो है एनएचपीसी। ये एक नवरत्न कंपनी है पीएसयू सेक्टर की, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। इसी ने ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट बनाए हैं इसी कंपनी ने बनाए। और ये अरुणाचल के लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में 1999 में आ गई थी, 2000 में ही आ गई, 1999 से 2000 में ही आ गई थी। और मंजूरी कब हुई? अलॉटेड इन 2019। गिन लो, ऑलमोस्ट जो कंपनी 2000 में आ चुकी है वो 2019 में उसको क्लियरेंस मिलता है। ये 19 साल ये कंपनी क्या कर रही थी? वो है कॉन्फ्लिक्ट, वही है कॉन्फ्लिक्ट। रीजनल डिस्टर्बेंस, ट्राइबल ब्लॉक्स, रीजनल डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल इश्यूज, ज्योग्राफिकल इश्यूज, इन सभी कारणों की वजह से कोई एक प्रोजेक्ट डिले होता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट डिले हुआ था लोकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से एंड पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। लोकल पीपल नहीं चाहते थे कि ये सुबनसिरी प्रोजेक्ट बने, शायद उससे उन्हें ये खतरा था, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड ट्राइबल बेल्ट्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट एरिया। ऑलराइट, सो आई विल नॉट गिव माय कमेंट्स ऑन दिस टॉपिक, उसके लिए हम सेपरेटली कभी पर्सनली बात बैठ के कर लेंगे। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि ये सब चीजों को मैंने आपको क्यों बताया और यहाँ पे क्या है। देखिए, अब तक के सबसे बड़ा इशू है स्टेट ट्राइबल काउंसिल्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट सेंट्रल की जो भी प्रोजेक्ट बना रही है वो इकोसिस्टम के बेनिफिशियल अकॉर्डिंगली नहीं, प्लस वो उनके बेनिफिशियरी नहीं, वो अपना इकोनॉमिक फायदा देख रही है और इसी वजह से वो प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जिसके खिलाफ काफी ज्यादा ट्राइबल बेल्ट्स ऑपोजिशन में थे। इवन कि मैंने तो ये भी सुना, ये भी पढ़ा था कि एनएचपीसी के एक जनरल मैनेजर को किडनैप कर लिया गया था अरुणाचल, राइट। सो ये क्लेम किया जाता है हमारे द्वारा कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो अपने प्रोजेक्ट बना रही है वो इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाती है, ठीक है। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द इकोसिस्टम्स पर्सपेक्टिव। फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड इज, जो भी ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहती है एंड अदर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहती है, ठीक है, और ये जो इंटरलिंकिंग रिवर है इससे भी उनके इस इकोसिस्टम को कंसर्न है, प्रॉब्लम है। उनकी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकती है, आगे डाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो सकता है, बहुत कुछ है। पर ये जो प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए, इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये इकोसिस्टम को ध्यान में, इकोसिस्टम कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए नहीं किए गए। ये एक इशू है, ठीक है। जो भी ये कंसर्न है, ये इंडिया क्या कहता है, ठीक है, कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि तिब्बतियन बाउंड्री है, इसमें बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक सब पॉइंट स्टैंड पॉइंट नहीं है, यानी उसमें इतना ज्यादा पानी फ्लो नहीं होता है जिसकी वजह से इतना ज्यादा वहां पे इशू नहीं होना चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है, ठीक है। अब वहां के ट्राइबल बेल्ट्स काफी ज्यादा अंडर डेवलपमेंट है, अगर हम प्रोजेक्ट्स बना देते हैं तो उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, आपके पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, ऐसा यूनियन गवर्नमेंट का मानना है। अब एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाएगा नॉर्थ ईस्ट का,
ये चीज बात माननी है इसकी, कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर रिवर्स। अब रिवर के ऊपर मेनली आपको क्या फोकस करना है, कंक्लूजन क्या है कि कोई भी डिस्प्यूटेड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स असम में है, जरूर पढ़ना होगा। सुबनसिरी हो चाहे और कोई भी हो, ठीक है, तो आपको जरूर पढ़ना होगा। डैम बनाने की बात हो ब्रह्मपुत्र में, पढ़ना होगा। कोई ब्रिज बनाया हो, बोगीबिल जैसे ब्रिजेस बनाए गए जाते हैं ब्रह्मपुत्र में, पढ़ना होगा। कोई डिस्प्यूट आ जाता है उस ब्रिज को लेके, तो पढ़ना होगा। क्लियर? साथ ही साथ मैनेज कैसे किया जाए, इसको भी थोड़ा सा आपके दिमाग में दौड़ाना होगा, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास ब्रह्मपुत्र के ऊपर हमारे क्लाइमेट चेंज के क्या इंपैक्ट हो रहे हैं, ब्रह्मपुत्र के ऊपर हमारे क्लाइमेट चेंज के क्या इंपैक्ट हो रहे हैं, जरा इस पे भी गौर करें। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम जानते हैं कि ओवरऑल टेम्परेचर लेवल ऑफ ग्लोब इज राइजिंग, व्हिच इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, राइट। अब इसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं जहां से ब्रह्मपुत्र आ रही है वो तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ब्रह्मपुत्र का जो वाटर वॉल्यूम कैरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा हो रहा है। ज्यादा होने की वजह से इरोजन फैक्टर बढ़ जाएगा, इरोजन डिपोजिशंस बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से फ्लड कंडीशंस ज्यादा फ्रीक्वेंट होगी, इसकी वजह से फ्रेश वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, प्लस इरोजन फैक्टर ज्यादा होगा, जो कि अगेन हमारे डिजास्टर की तरफ लेके जाता है। तो पहला पॉइंट वही है जो कि ब्रह्मपुत्र बेसिन में अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग रीजन से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जो कि फॉर्म करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ स्नो एंड आइस मेल्टिंग की वजह से। ये किस लिए होता है, इसकी वजह से स्नो एंड आइस मेल्टिंग प्लस इसकी वजह से इंक्रीज मानसून इन रेन इंटेंसिटी। अब फ्रेश वाटर एरिया बढ़ जाएगा, आपकी इंटेंसिटी ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र में ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से वाटर वॉल्यूम ज्यादा है, रेनफॉल की इंटेंसिटी भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रही है। इसकी वजह से अब क्या होने वाला है, आपके फ्लड कंडीशंस में और इंटेंसिफिकेशन आ जाएगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमी विल ऑलमोस्ट बी फिनिश्ड। नेक्स्ट इज इंक्रीज सी लेवल हैम्परिंग द ड्रेनेज ऑफ रिवर्स। अब इसकी वजह से जो सी लेवल होगा वो ड्रेनेज फ्लो सिस्टम पैटर्न को भी क्या कर रही है, हमारे ब्रह्मपुत्र की खराब कर रही है। सो दिस इज द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ओवर द रिवर। आपको मेंस के लिए रेडी रहना है कि हाउ द क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग योर ब्रह्मपुत्र रिवर कंसंट्रेशन एंड हाउ द लाइक इफ what if the concentration of Brahmaputra is being changed due to the climate change, what possible impact can it occur or it can give to Assam climatic part or Assam physiography or Assam agriculture, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, ये मैंने क्वेश्चन बना के आपको दे दिया, जरा सुन लेना गौर से और ये सब चीजों को लगा के जरा एक लॉजिकल आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं डायरेक्ट बराक ड्रेनेज सिस्टम। देखिए बराक ऑब्वियसली कि हमारे ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम से क्या है, छोटी है, लेकिन ये भी हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट का सेकंड लार्जेस्ट प्लेन का निर्माण करती है। सेकंड लार्जेस्ट प्लेन का निर्माण करने का मतलब है कि इसमें कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी होंगी, सेम वही चीजें होंगी जो आपके ब्रह्मपुत्र में देखी, लेकिन आपको यहाँ पे क्योंकि आपने बेसिक समझ गए हो तो आपको यहाँ पे मेनली बराक के लिए फैक्चुअल चीजों को याद कर लेना ही ज्यादा बेहतर होगा। पहला जो आपको मैं बता रहा हूँ, बराक रिवर के हम लोगों ने कल प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसका जो ओरिजिन है वो बराइल रेंज से है। बराइल रेंज से जब ये ओरिजिनेट होता है तो ये सीधा जाता है साउथ असम की तरफ। साउथ असम की तरफ जब ये जाता है, it takes entry in Mizoram and again takes U-turn. I will show you in the diagram. Again takes U-turn, again come back in Assam. Then from Karimganj it enters in Bangladesh. बांग्लादेश में एंटर होने के बाद ये जो बराक रिवर है इसका जो ओवरऑल दो डिवीजन हो जाते हैं, पहला सुरमा रिवर और दूसरा कुशियारा रिवर, ठीक है। कुशियारा एंड सुरमा, ये जो सुरमा रिवर है ये मेघना रिवर को ज्वाइन करेगा, कहां जाके, बांग्लादेश में। तो ये एक केस है, इसको मैं जरा आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। जो ओवरऑल ज्योग्राफिकल एरिया है आपके बराक वैली का
वो 6,922 स्क्वायर किलोमीटर तक का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 6,922 स्क्वायर किलोमीटर तक का। अब जो मेन रिवर्स हम लोगों ने पहले भी की थी, एक तरह का रिवीजन हो जाएगा आपका। जो मेन रिवर्स हमारे बराक रिवर को ज्वाइन करती है, दैट इज काटाखाल, जीरी, चीरी, मदुरा, लोंगाई, सोनाई, रुकनी, सिंगला एक्सेट्रा। ये वो मेन रिवर्स हैं जो बराक रिवर को ज्वाइन कर रही हैं। आप इनके नाम याद रखिएगा। ऑलराइट, अब इसके अलावा जो हमारे जो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये मेनली आपकी क्या करते हैं, बराक रीजन्स में फ्लड कंडीशंस बनाने के काम आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, बराक रिवर बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लाइक ब्रह्मपुत्र 900 किलोमीटर तक का ओवरऑल लेंथ है ब्रह्मपुत्र बराक का। ठीक है, अब जो बराक का 900 किलोमीटर का ओवरऑल लेंथ है, इतने से एरिया में ये कई सारे रिवर्स इसमें आके मिलती हैं। क्योंकि वाटर वॉल्यूम और ये बहुत ज्यादा मिएंडरिंग करती हैं, तो फ्लो ऑफ द रिवर्स इज स्लो, बट डिपोजिशंस भी हैं, अच्छे खासे हैं, और ये काफी ज्यादा फ्लड कंडीशंस को डेवलप कर देती हैं। क्योंकि डिपोजिशन, सिल्ट डिपोजिशन ज्यादा होने लगे, प्लस सिल्ट डिपोजिशन ज्यादा होने की वजह से आपको काफी ज्यादा फ्लड प्रॉन कंडीशंस हाइलाकांदी, करीमगंज और काछार जैसे डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए वो फ्लड प्लेन्स हैं। किन नदियों की वजह से? इन नदियों की वजह से। ये लो लेइंग फ्लो रिवर्स हैं जो बहुत ज्यादा सिल्ट साथ में कैरी करती हैं। नेक्स्ट जो इसके आपके पास है, इसका जो टोटल एरिया जो आपका ड्रेनेज कैचमेंट एरिया है, वो है आपका 41,723 स्क्वायर किलोमीटर। ये प्रीलिम्स के लिए काम आ जाएगा। और जब आपको कभी तर्क वितर्क करना होता है मेंस में, कि आपको अपना लॉजिक लगाना होता है कि बराक का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, तब ऐसे डेटास आपको काम आते हैं। आपको इफेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए ये चीजें काम आती हैं। तो इसीलिए आप इनको नोट करके रखिएगा। जो हमारा ओवरऑल 1.38% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब अकेला बराक प्लेन का जो फ्लड कंडीशन एरियाज है या फ्लड प्रोन रीजंस है, वो हमारे इंडिया के कम से कम 1.3% के करीब एरिया शेयर करने के परसेंटेज में है। ऑलराइट, सो ये जो बेसिन है आपका, जो बराक एरिया है, बराक रीजन मेनली इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है, स्टेट बॉर्डर्स को शेयर करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स बोले तो आपके बांग्लादेश, राइट, और अगर आप स्टेट बॉर्डर्स बोले तो वेस्ट में मेघालय, नॉर्थ में आपके कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाओ एरिया, और साउथ में आपके करीमगंज, ये सब रीजन। अगर आप स्टेट्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बोल दिए मैंने, मेघालय, फिर आपका मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो स्टेट्स हैं ये बराक वैली से कनेक्टेड रीजन्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें इसके बारे में जानना है कि ये जो बराक ड्रेनेज सिस्टम है, ये मोस्टली आपको कम से कम 3 से 4 वैरायटी ऑफ सॉइल पैटर्न देता है। 3 से 4 वैरायटी ऑफ सॉइल पैटर्न देना मतलब इसमें भी काफी ज्यादा फर्टिलिटी रहता है। जैसे कि पहली बार ये एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करेगा, बिकॉज ईस्टर्न हिल्स आर द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज, तो एलुवियल डिपोजिशन से एक रहते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको ओल्ड एलुवियल सॉइल भी मिलेंगे, लेटेराइट सॉइल भी मिलेंगे, येलो सॉइल भी मिलेंगे, रेड एंड येलो, दैट्स इट। ये रिवर, ये सॉइल मेन है जो बराक बेसिन में आपको देखने को मिलेगा। लेटेराइट, ओल्ड एलुवियल, रेड एंड येलो सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। ऑलराइट, सो ओवरऑल जो मैंने आपको लेंथ बताई थी 900 किलोमीटर तक की है, ठीक है, और 31 किलोमीटर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में ट्रेवल करती है। मतलब इंडो और बांग्लादेश के एरियाज में कम से कम कितने किलोमीटर ट्रेवल करती है? 31 किलोमीटर, और इंडिया में 524। मैंने आपको बराक क्या बोला था, अब यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिए, डायग्राम में समझ जाएंगे तो आपका सारा काम इजी हो जाएगा। अब ये है आपका
नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको मैं बराक रिवर यहाँ दिखाऊं तो बराक रिवर ऐसे आ रही है, मिजोरम में ऐसे एंटर करती है, ऐसे करके ऐसे चलती है। अब यहाँ आने के बाद ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, देख पा रहे हैं ना? सो दिस वन इज बराक रिवर, ओके, दिस वन इज बराक रिवर। बराक रिवर मिजोरम से कनेक्ट होके, यानी यहाँ पे भुवन हिल्स है, ठीक है, क्लोज टू द लुसाई हिल्स, भुवन हिल्स है। यहां से फिर ये यू टर्न लेके ऐसे जा रही है। यहां पे आपको क्या मिल रहा है? रिवर सूरमा, कुशियारा। ऑलराइट, ये है आपकी रिवर का फ्लो। अब असम में इसका फ्लो, बराक का रिवर आप क्या बोलेंगे? बराक रिवर का फ्लो वो है आपका ईस्ट टू वेस्ट। ऑलराइट, तो ईस्ट टू वेस्ट रिवर है और ये आपकी बांग्लादेश में टोटल इसका 900 किलोमीटर तक का एरिया है ओवरऑल, इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड इंडिया। बट इन इंडिया इसका जो लेंथ है वो है 524 किलोमीटर एंड इन बांग्लादेश वो है आपका 31 किलोमीटर। तो ये आपका बराक रिवर की नॉलेज है, या बराक रिवर का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं हमारे बराक रिवर को लेके। ये आप सिविल सर्वेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में है। देखिए, हमारे पास एक्वेटिक लाइफ इन सभी रिवर्स में बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इन्हें संभाल नहीं पाते। एक क्वेश्चन एपीएससी में लास्ट ईयर आया था, आपको भी सवाल यही पूछ देता हूं मैं कि डिस्पाइट हैविंग सो मेनी वेटलैंड्स इन नॉर्थ ईस्ट, इन असम, we are lagging behind in pisciculture, right? give some remedies। और ऐसा क्यों है ये भी आपको सोचना पड़ेगा, तभी तो आप रेमेडी दे पाएंगे। यही कुछ ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है हमारे रिवर्स के साथ भी। इंडिया में रिवर्स है, हमारे असम में रिवर्स है, काफी ज्यादा बायोडायवर्सिटी है, एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी है, और उस एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डेलिगेंट इकोसिस्टम है स्पीसीज का, जैसे कि रिवर डॉल्फिन, जो जिसको हम गंगा रिवर डॉल्फिन बोलते हैं, जैसे कि टर्टल्स, काफी ज्यादा वैरायटीज ऑफ टर्टल्स हैं, कुछ एक बहुत ही रेयर काइंड ऑफ स्पीसीज है ऑफ फिशेस। अब इन सबको बहुत ज्यादा खतरा रहता है बराक रिवर में उनके एक्सटिंक्शन का, इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये पूरे एरिया फिश कल्टीवेशन करते हैं, स्पेशली फिश कंज्यूम करने वाले रीजंस हैं। लेकिन इशू ये है असम में कि फिशिंग या फिशरीज, पिसिकल्चर का इतना चलन नहीं है, तो डिमांड हमारी दूसरे स्टेट से ज्यादा रहती है, और जो हमारे अपने स्टेट में मछलियां हैं या एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है, उनकी लाइफ को, उनके हैबिटेट को लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। सो जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं इंक्लूडिंग स्पीसीज कंसर्न्स, वो बराक में कुछ इस प्रकार है। इस तरह से आपको देखना है, इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। इनका यहाँ पे सबसे ज्यादा बराक में इशू क्या है कि जो मेजर ऑफ एक्वेटिक लाइफ है उनका हैबिटेट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, ठीक है। वो ऑब्वियसली हमारी खराब आदतों की वजह से मे बी, ठीक है। अब जो दूसरी बात है, ट्राइबल बैंक एरियाज हैं, जो ट्राइबल बैंक रीजन्स हैं, उन लोगों ने अलग अलग ब्लास्टिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करनी शुरू की है। खानी एक मछली है, मार देते हैं 1000, राइट। आप पानी के अंदर ब्लास्ट कर दोगे तो उसमें सिर्फ मछलियां नहीं मर रही हैं, ऐसे भी कई सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो उस रीजन के इकोसिस्टम में, हैबिटेट में सरवाइव कर रही हैं, चाहे वो माइक्रोबियल क्यों ना हो, वो भी खत्म हो जाती हैं उस एनर्जी ब्लास्ट से। प्लस जो आपकी बहुत ही रेयर एक फिश होती है, कैच फिश, उसके हैबिटेट को लेके भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है, जिसके ऊपर फिशिंग कंजर्वेशन के ऊपर कोई तहकीकात या काम नहीं होता है आसान। सेकंड, जो आपके डॉल्फिन, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये
इमिनेंट थ्रेट गेन कर रही है इस वजह से कि हमारा जो नेचुरल पोचिंग कंडीशन है, हम पोचिंग करते रहे, बताओ राइनो को भी मारो और डॉल्फिन को भी मारो। अब पोचिंग कंडीशन क्या है, मैक्सिमम हमारे पास क्या है इंडिया में, ये खत्म होते जा रहे हैं जो कि बराक रिवर में अवेलेबल है। देखिए रिवर डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन ब्रह्मपुत्र में भी है और बराक रिवर में भी है। ये बात आप बिल्कुल ना सोचिएगा कि ये ब्रह्मपुत्र वैली में ही मिलते हैं, बट ये बराक में भी मिलते हैं, बट देयर कंडीशंस आर वेरी वेरी रेयर। दे आर इनटू अ इमिनेंट थ्रेट, बहुत ही ज्यादा डेंजर, एक्सटिंक्शन गेन करने वाले हैं ये लोग, ये स्पेशली दिस फिश। अब इसके बाद जो हमारे पास आपको पर्टिकुलर देखना है कि ये थ्रेट किस वजह से है, और अगर आप ये थ्रेट को समझ पाओगे तभी एक कंक्लूजन के तौर पे असम के लिए कुछ भले की सोच पाओगे, एक एनालिसिस कर पाओगे। जो इमिनेंट थ्रेट की मैंने बात की आपके एनवायरनमेंट या बायोडायवर्सिटी को लेके, तो उसमें पहला फैक्टर है आपका पोचिंग। पोचिंग हर जगह एक बहुत बड़ा नेगेटिव डेविल है फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ एनीवन, इवन ह्यूमन आल्सो, राइट। सो पोचिंग फॉर ऑयल एंड मीट, इनके मीट और ऑयल के लिए इसका क्या किया जाता है, अवैध शिकार किया जाता है। एक्सीडेंट मोर्टेलिटीज इन फिशिंग, अब एक्सीडेंट्स वगैरह की वजह से, जैसे कि आप तेल ले जा रहे थे, आपसे एक्सीडेंट हो गया, बोट फिसल गई, गिर गया सारा का सारा तेल, रिंस हो गया, खराब हो गया। कुछ केमिकल ले जा रहे थे, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि आपने वहां पे गिरा दिया, तो इस वजह से भी वहां के नेचुरल जो होते हैं हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। खासकर वो क्या, डिग्रेडेशन ऑफ स्विच गेट एंड एम्बैंकमेंट्स। अब जब आप एम्बैंकमेंट करते हो या स्विच गेट लगाते हो, कोई भी एक माइक्रो प्रोजेक्ट बनाते हो, मोस्टली 2 मेगावाट या 3 किलोवाट, इस तरह की चीजें, तो इस तरह के गेट्स भी आपके एक्वेटिक लाइफ को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं। यू हैव स्टॉप्ड द फ्लरिशिंग ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट इज डिस्टर्बेंस लाइक मोटर बोट्स एंड एक्वेटिक पोल्यूशन। Aquatic pollution is everywhere in the world and it is one of the greatest threat to the aquatic biodiversity. So there is no second thought of that, and Assam is doing that with those habitat in their river sectors. So these are the imminent factors of threat, those who are contributing in those kind of habitat loss in Barak river. Same thing you can also add for Brahmaputra. These factors can be added to the Brahmaputra factors also. ठीक है, अब यही है आपका जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा, क्या, डॉल्फिन एक्सटिंक्शंस फ्रॉम बराक रिवर सिस्टम। डॉल्फिन का पूरी तरह एक्सटिंक्शन आपके कहां से, बराक रिवर सिस्टम, एक पूरी स्पीसीज टोटली खत्म। तो इतना हमारे लिए, आई होप मैंने बहुत कुछ कवर किया है, लेकिन अगर कुछ कवर ना हो तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप हमसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी शेयर कर सकते हैं, उसके लिए डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। और आप ध्यान से इस तैयारी को करिए, कोई भी सवाल रहे, कितना भी सवाल रहे, आप बेदास पूछिए। और इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।